हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल महा आयुर्वेदा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिया शरीर का चैप्टर मांस धातु। इससे पहले मैंने रस धातु और रक्त धातु कंप्लीट करा दिया है। आज हम मांस धातु पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मांस धातु क्या होती है। तो मैंने आपको इससे पहले रस धातु और रक्त धातु में बताया था कि एक धातु जो होती है वो अगली धातुओं का निर्माण करती है। जैसे रस धातु है वो रक्त को बनाएगी, ऐसी रक्त धातु मांस को बनाएगी, मांस धातु मेद को बनाएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए रस धातु क्या करती है, रक्त को बनाती है। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि रक्त धातु हमने पढ़ी थी, तो रक्त धातु अब किसको बनाएगी, मांस धातु को। तो यहाँ पर ये लिखा है, देखिए जो रस धातु थी तो वो रक्त को बनाया था, और रक्त धातु का जो सार भाग था वो मांस निर्माण अंश था। अगर आपने जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो रस धातु का सार भाग था तो उसका मांस निर्माण अंश बना था उससे। तो वो मांस निर्माण अंश क्या था, उसमें मांस अग्नि की क्रिया होकर उसके सार और कृत भाग बन गए हैं। तो उसका जो सार भाग है वो स्थूल भाग, तो स्थूल भाग का जो था वो मांस धातु की उत्पत्ति कराता है। और जो सूक्ष्म भाग है वो फिर से एक तो उपधातु बनाएगा। उपधातु क्या होती है, त्वचा, षट त्वचा, और एक बनाएगा मेद निर्माण अंश। देखो ये मेद निर्माण अंश जो है फिर से क्या है, मेद अग्नि की क्रिया होकर आगे मेद धातु की बनाता है। ऐसी अगली अगली धातु बनती रहती हैं। अब देखो यहाँ पे मांस धातु मांस निर्माण अंश था, यहाँ पे अब मेद निर्माण अंश बनकर अब ये मेद धातु को बनाएगा। ऐसी अगली धातु बनती रहती हैं। तो आपको ये हर बार याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक धातु का कर लेना कि मांस निर्माण अंश जैसे से मांस अग्नि की क्रिया होकर सार भाग कृत भाग बनता है। फिर सार भाग के दो भाग होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्या करता है, जो धातु का निर्माण अंश था, यहाँ पर देखिए जो धातु का यहाँ पर निर्माण अंश था तो वो ही स्थूल भाग जो होता है उस धातु की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अब ये जो है ये टॉपिक अभी नीचे है, मैंने आपको अभी पहले स्टार्टिंग में बता दिया है ताकि आपकी कन्फ्यूज़न आगे दूर हो जाए। किट भाग क्या होता है, मल भाग होता है। मल क्या है इसका, खमल, मतलब जो स्रोत मतलब कानों से निकलने वाला मन, मल नासिका से निकलने वाला, ये या फिर आँखों से निकलने वाला जो मल होता है उस वो किसका मल होता है, मांस का मल होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मांस धातु संस्कृत के मांड धातु से लिया गया है। अब ये देखिए आयुर्वेद आचार्यों ने मांस धातु की गणना रक्त धातु के पश्चात की है। अब देखो मैंने यही बात बताई है अभी आपको कि रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, तो रक्त से मांस। तो रक्त के पश्चात क्या माना इन्होंने, मांस को माना है। तो रक्त से मांस बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर यही है, मांस धातु अस्थि के ऊपर रहकर अस्थि का कवच का कार्य करता है। ये अस्थि के ऊपर रहता है और कवच का कार्य करता है, मतलब अस्थि को जो है हड्डियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब ये देखिए इसके पर्याय, पलल, तरस, क्रव्य। ठीक है, ये इसके पर्याय हो गए। मैंने आपको संस्कृत की जब निरुक्ति पर्याय पढ़ाया था तो उसमें देखिए ये पर्याय है वहाँ पर भी, तो ये पर्याय हो गए इसके। इसके बाद देखते हैं मांस धातु की उत्पत्ति। तो मांस धातु की उत्पत्ति क्या हो गई, वायु जल अग्नि की ऊष्मा से, मतलब उसकी गर्मी से संयुक्त होकर अपनी अग्नि से पाक होकर अपनी अग्नि से पचकर जो बनता है उसे मांस धातु कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वायु अग्नि जल जो है, वायु अग्नि और जल इनकी उष्णता, इनकी गर्मी से संयुक्त होकर और अपनी गर्मी से तप कर पाक होकर उसका वो मांस धातु की उत्पत्ति होती है। अब देखो ये जो मांस धातु की उत्पत्ति थी तो मांस निर्माण अंश ये सब जो है ये देखो टॉप पे है, पेज के टॉप पे जो मैंने अभी आपको बताया यही है कि मांस धातु की उत्पत्ति कैसे होती है। मांस अग्नि की क्रिया होकर सार भाग किट भाग बनता है। सार भाग स्थूल भाग होता है, सूक्ष्म भाग होता है। तो सूक्ष्म भाग क्या होता है, जो उपधातु बनती है इससे, और मेद निर्माण अंश बनता है जिससे आगे फिर से
मेद की उत्पत्ति होती है। और कीट भाग क्या होता है, मल भाग, ये होता है खमल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया। अब इसके बाद देखते हैं, मांस धातु शरीर में विद्यमान होकर मुख्यतः पेशी के रूप में रहता है। तो वो पेशी चैप्टर जो है जो अभी आप पेशी रचना शरीर पढ़ोगे तो उसमें पूरा एक चैप्टर है पेशी, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा पेशी क्या होती है। तो मांसपेशी के बोलते हैं ना, मांसपेशी, इसके शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां हैं। तो पेशी उसे कहते हैं जो मांस के टुकड़े होते हैं, मांस जो हड्डियों के ऊपर लगे रहते हैं, मतलब हड्डियों को कवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, तो उसे पेशी बोलते हैं। वैसे तो धातु शरीर के अंदर श्वास नलिका, अन्न नलिका, मतलब जो श्वास नलिका होती है, और अन्न नलिका जहाँ से भोजन जाता है, आदि अनेक अवयव में भी रहती हैं। और रक्तवाहिनी धमनी जो होती हैं, मतलब आर्टरीज, उनकी दीवारों में भी ये पेशियों से ही बना रहता है, परंतु मुख्य रूप से त्वचा के नीचे उपस्थित रहती हैं और अस्थियों के ऊपर, मतलब हड्डियों के ऊपर ये ढकने का कार्य करती हैं, और स्किन के नीचे रहती है हमारा मांस। ये तो लॉजिक वाली बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब केदारी कुल्य न्याय, जो पदार्थ विज्ञान का मैंने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने न्याय बताए थे आपको, तो उसमें केदारी कुल्य न्याय था। तो केदारी कुल्य के न्याय क्या था, जैसे जो वो किसान होता है, तो वो खेत में पानी जब चलाता है तो सबसे पहले पानी जो समीप वाला पहले वाला खेत होता है उसको मिलता है, फिर उसके बाद अगले खेत तक पहुंचता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जो धातुओं की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं उससे आहार रस बनता है, वो आहार रस उस रस धातु को बनाता है, फिर उसके बाद रक्त धातु बनती है, फिर मांस धातु, फिर मेद, और फिर अस्थि। तो ये केदारी कुल्य न्याय पर ही काम करता है। इसके बाद देखते हैं मांस धातु के गुण। तो ये मांस धातु कैसी होती है, स्थिर होता है। आप अपने मांस को देखिए, आपके हाथों में जो मांस है, तो उसको एक बार नोट करके देखिए, तो वो स्थिर होगा एक जगह, स्थूल होता है, मोटा होता है, ये सलेक्शन खर होता है, मृदु होता है, सॉफ्ट भी होता है, कठिन भी होता है। ठीक है, जो जिम जाते हैं देखिए, उनके हाथों में मांस वो कठिन होगा, और जो नॉर्मल जैसे फैटी पर्सन जो होता है उनका मांस जो होगा मृदु सॉफ्ट भी होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए पेशियों के रूप में ये विद्यमान रहता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अब ये वाला श्लोक देख लीजिए एक बार, मांसअव्यय संघात परस्पर विभक्त पेशी इति उच्यते। ये वाला श्लोक जो है इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करना है। आधुनिक के अनुसार ये मसल्स जो होती हैं उसे ही बोलते हैं, ये संख्या मतलब अनेक मानी जाती हैं संख्या में, प्रत्येक मतलब एक दूसरे के ऊपर ये वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है ना, मांसपेशियाँ जो होती है हमारे शरीर में, ये तिरछी ऊंची नीची बिछी रहती है एक दूसरे के ऊपर, जिससे हमारा शरीर जो है वो पुष्ट होता है, और हड्डियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। अब पेशी की संरचना, आयुर्वेद में पेशी को स्केलेटन मसल का बोध कराया गया, मतलब पेशी क्या होती है, स्केलेटल मसल जो होती है उसे बताया गया है। अब देखो यहाँ पर इनके स्थान बताए गए हैं। स्थान के अनुसार स्वभाव, अस्थियाँ जो होती हैं, अस्थि संधि शिरा स्नायु, इन सब को ढकने का कार्य क्या करती है, पेशियाँ करती हैं। अब ये पेशी कैसे होती हैं, देखो ये वाला जो है आपको जब रचना शरीर पढ़ाऊँगा मैं तो उसमें बताऊँगा ये सारी चीज़ें। अभी एक बार क्लियर कर देता हूँ कि पेशियाँ के ये रूप बताया गया है कि पेशी कैसी कैसी होती हैं दिखने में। बहल होती है, बहल पेलव, स्थूल अणु, पृथुव्रत, हस्त दीर्घ, स्थिर मृदु सुलक्षण, और काकराक्ष। तो ये पेशियाँ होती है। अब देखो बहल क्या होंगी, या तो बहुत बड़ी होंगी, वेरी लार्ज, पेलव मतलब बहुत छोटी होंगी, वेरी स्मॉल, और स्थूल मतलब मोटी, थिक, अनु मतलब पतली, थिन, और प्रथु मतलब चपटी, फ्लैट, और व्रत मतलब गोल, डोम शेप्ड जो होती है, हस मतलब होता है कम लंबी, जो शॉर्ट बोलते हैं जिसे, और दीर्घ बहुत लंबी, लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पर स्थिर का मतलब होता है कठिन। ठीक है, और मृदु मतलब होता है स्थिर या उल्टा, या फिर जो होता है ना स्थिर का उल्टा क्या होता है, सॉफ्ट। तो मृदु मतलब होगा सॉफ्ट। जब मैंने पदार्थ विज्ञान के गुण चैप्टर बताया था तो उसमें मैंने बताया था स्थिर क्या होता है, गुण क्या होता, मृदु क्या होता है। तो ये अपोजिट गुण होते हैं एक दूसरे के। स्थिर मतलब हो गया कठिन, और मृदु मतलब हो गया सॉफ्ट। ठीक है,
सुलक्षण मतलब हो गया चिकना, और काकरक मतलब हो गया खुरदुरी, रफ जिसे बोलते हैं, और सुलक्षण मतलब स्मूथ। ठीक है, सुलक्षण यहाँ पे स्मूथ आ गया और यहाँ पर काक्रश आ गया है रफ। इसके बाद देखते हैं आधुनिक विज्ञान के अनुसार पेशियाँ अनेक मतलब पतली फाइब्रस होती हैं, निम्रित। ये देखो यहाँ पर ये बात है, मॉडर्न के अनुसार जो मसल्स हैं वो 3 तरीके के होंगे, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल क्या होंगे? वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब हम देखो हाथ पैर चलाते हैं, हिला लेते हैं, मतलब हाथ को हिलाते हैं, पैर को चलाते हैं, ये वॉलेंट्री होती हैं, मतलब इसका कंट्रोल हम खुद से कर सकते हैं। ठीक है, और स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, तो इसका कंट्रोल हम खुद से नहीं कर सकते, ये हमारे मतलब नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, इसका कंट्रोल हम खुद से नहीं कर सकते। कार्डियक मसल जो होती है ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम पेशियों की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने पेशियों की संख्या 500 मानी है और आचार्य चरक ने पेशियों की संख्या 400 मानी है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये बात लिखी है कि 500 कैसे मानी है, तो शाखा मतलब कि हाथों पैरों में कितनी मानी है? 400, 100, एक हाथ में 100 और दूसरे हाथ में भी 100 और एक पैर में 100, दूसरे पैर में भी 100, तो चारों समझ लीजिए। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए हाथों में और पैरों में मिला के तो इन्होंने कितनी मानी है? 400 मानी है। और कोष्ठ मतलब ये मध्य वाला जो शरीर का भाग है, तो इस कोष्ठ में कितनी मानी है? 66। और ग्रीवा मतलब गर्दन के ऊपर कितनी मानी है? 34। तो टोटल कितनी हो गई? 500। तो टोटल 500 इन्होंने पेशियाँ मानी है। अब मांस का पंचभौतिक संगठन, तो मांस धातु का पंचभौतिक संगठन बताया यहाँ पे आचार्यों ने। तो मांस धातु में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मांस धातु मांस अग्नि की क्रिया। ये मांस अग्नि मैंने अभी बताई, ये आपको जो टॉप पे मैंने चार्ट बताया था अभी वही है यहाँ पर। अब ये मांस धातु का पंचभौतिकता बताया है, तो ये एक बार बस आप रीडिंग कर लेना। तो मांस में वायु महाभूत की वजह से क्या होता है? एटीपी, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये केवल आपको रीडिंग करनी है एक बार, तो आपको पता चल जाएगा आसानी से। एक दो चीज़ें इसमें से मुझ सारा कुछ याद मत करना, थोड़ा थोड़ा कर लेना। जैसे कि मांस धातु में अग्नि महाभूत की वजह से क्या होता है? विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और ये सोडियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, ये सब, फास्फोरस, ये सब चीज़ें होती है, लैक्टिक एसिड। और ऐसे जल में कर लेना कि जल महाभूत की वजह से वो क्या होता है? मांस धातु में जल महाभूत की प्रधानता से क्या होता है? वाटर होता है 75%, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और नेचुरल फैट, ये सब मांस के अंदर प्रेजेंट होता है। पृथ्वी महाभूत की वजह से क्या प्रेजेंट होता है मांस में? एक्टिन, मायोसिन, ग्लाइसिनोजन, फॉस्फेट, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जरूरी नहीं है सारे कुछ याद करना, जितना मैंने अंडरलाइन कराया गया है ये कर लेना बस। और इसके बाद देखते हैं मास अग्निकर्म। तो मास अग्निकर्म अभी मैंने टॉप पे चार्ट बताया वो भी बना देना, और इसमें अलग से भी लिखा हुआ है। तो मास अग्नि क्या होती है? मास अग्नि के द्वारा जो है 2 रूपों में कर्म होता है इनका। क्या क्या कर्म होता है? एक तो स्थायी कर्म होता है और एक चेष्टा मूलक कर्म होता है। तो स्थायी मूलक के अंतर्गत जो है मांस धातु की पुष्टि होती है। जो मांस धातु है ना, मांस धातु की जो अग्नि है उसके 2 कर्म होते हैं, एक तो स्थायी और एक चेष्टा मूलक। तो स्थायी के से क्या होगा? मांस धातु की पुष्टि होगी, मतलब मांस धातु बनेगा। यहाँ पर देखिए पुराने मांस तत्व नष्ट होने का मूल है, मतलब जो मांस धातु की निर्माण होता है इनमें नए तत्वों का। और चेष्टा मूलक क्या होता है? पेशियों में जो नाना प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, मतलब जो पेशियाँ क्रिया करती है, हाथ पैर चलाना, चेष्टा करनी, वो सब किसके द्वारा होती है? चेष्टा मूलक कर्म के द्वारा। और इसके बाद देखते हैं मास व स्त्रोतस। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि मांस धातु क्या, यहाँ पर स्त्रोतस बताया गया है। तो यहाँ पर सुश्रुत ने जो स्त्रोतस बताए गए हैं वो 2 स्त्रोतस मान हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से मूल मान हैं स्त्रोतसों के? स्नायु, त्वचा और रक्तवाहिनी धमनियाँ।
ये किसने मानी है? आचार्य सुश्रुत ने मानी है। और आचार्य चरक ने इनकी संख्या मानी है। इनके भेद करें, इन्होंने क्या माना है? स्नायु त्वचा इनका मूल माना गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आधुनिक रचना की दृष्टि से। आधुनिक की दृष्टि से देखा जाए तो मांस व स्त्रोतस के अंतर्गत रक्त मतलब कि मस्कुलर कैपिलरीज जो है उसको समझा जाता है। अब मांस को क्या समझा जाएगा आधुनिक के अनुसार? तो आधुनिक के अनुसार जो मांस है तो उसमें जो रक्त है, तो रक्त वाहिनियाँ होती है ना जो मस्कुलर कैपिलरी, उनको समझा जाता है यहाँ पर। अब देखो मांस के कर्म, ये मांस के कर्म इम्पॉर्टेंट है, एक बार देख लेना आप। तो मांस जो है शरीर पुष्टि मेदस्च, मतलब मांस शरीर पुष्टि मेदस्च मतलब मांस जो है शरीर की पुष्टि करता है, मतलब शरीर को मोटा करता है, शरीर को पुष्ट रखता है, ताकतवर बनाता है। संपूर्ण शरीर में जल और पृथ्वी तत्व की प्रधानता, मतलब जल और पृथ्वी से मिलकर बनता है, इनकी प्रधानता होती है और ये शरीर में विद्यमान रहता है पूरे शरीर में। और ये जो है शरीर की पुष्टि करता है। मांस धातु उत्तर धातु मतलब मेद धातु का पोषण करता है। अब देखो मांस दुष्टि के कारण, मतलब मांस में दुष्टि किस प्रकार हो सकती है, किस प्रकार उसमें रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। एक तो स्थूल पदार्थ मतलब कि ज़्यादा तले भुने पदार्थ या स्थूल पदार्थ भोजन करने से, गुरु द्रव्य भारी खाना खाने से ज़्यादा, और दिन में भोजन करने के बाद सोने से, और अभिसंधि पदार्थ मतलब जो स्रोतों को अवरोध कर दे, ऐसे खाना खाने से जो है मांस धातु में वो हो जाती है, उनकी दुष्टि हो जाती है। शरीर में धारी, जो हमारी धारियाँ हैं और जो शरीर में धमनियाँ, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधियाँ, पेशियाँ जो है आवृत रहती हैं, इसके कारण बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या चीज़ है, ये देखो ये बताया गया है कि ये कार्य बताया गया है कि पेशियों के कार्य का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि पेशियों के क्या क्या कार्य हैं। तो शरीर में जो धारियाँ हैं, तो धारियों को की शिराएँ जो हैं, शिराएँ, स्नायु, अस्थि, संधि, इनको ढक करने का कार्य कौन करता है? पेशियाँ ही करती हैं। ठीक है, बल प्रदान करती है इनको। और यहाँ पर देखो अस्थियाँ जो चारों तरफ से पेशियों द्वारा घिरी रहती है, ये अंगों बल प्रदान करती हैं। और क्या करती हैं ये? आचार्य ढलन के अनुसार मांस धातु अस्थि का लेपन करती है। वही बात लिखी गई है कि ये अस्थियों का पोषण करती है, उनको ढककर रखने का कार्य करती है। तभी आपने देखा होगा जिसके शरीर में मांस ज़्यादा रहता है व्यक्ति के, अगर वो गिर भी जाए तो उसके हड्डियों पे फ्रैक्चर कम होने के चांस रहते हैं, क्योंकि उसकी जो हड्डियाँ हैं, अस्थियाँ हैं, वो मांस से ढकी रहती हैं। अगर किसी के शरीर में जैसे अस्थियाँ का मांस कम होता है, कोई पतला है या मांस कम है, तो उससे फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अष्टांग हृदय ने धातु के कर्म का वर्णन किया है, तो मांस धातु का कर्म लेपन बताया है। दुष्टि के लक्षण, दुष्टि के लक्षण क्या बताया? अधिमास, अवरुद्ध, मास, ये सब बस एक बार नाम देख लेना, 3-4 चीज़ें, गलगंड, गलमाला, अलजी। ठीक है, ये सब दुष्टि के लक्षण है, और इनकी दुष्टि होगी तो ये सब रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके बाद मांस धातु क्षय के लक्षण, तो जिसके शरीर में मांस कम होगा तो उसे क्या होगा? हिप रीजन जो होगा वो क्षय हो जाएगा, मतलब हिप रीजन, ग्रीवा, उदर, ये इनमें सूक्ष्मता मतलब इनमें हल्कापन आ जाएगा, ये सूक्ष्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये वाला श्लोक याद करना है आपको, मांसोक्षय अनिल गंड स्फिक सूक्ष्मता संधि वेदना। अष्टांग हृदय ने मांसक्षय के जो बताए हैं वो क्या बताएं? इंद्रियों में दुर्बलता, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी। गंड वही बताया कि संधियों में वेदना, हड्डियों में जो जोड़ है, हमारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें दर्द होने लगता है अगर मांस की कमी हो जाती है। अब मांस की वृद्धि होने पर, मतलब मांस शरीर में अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मांस शरीर में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो शरीर में, उदर में मतलब पेट जो है, मोटापा आ जाएगा शरीर में। और यहाँ पर एक वाला श्लोक है, याद करना है आपको, मांस गंड अवरुद्ध ग्रंथि गंड्यो रुदर वृद्धिता। ठीक है, कंठ आदि अधिमास चा,
तो अगर मांस ज़्यादा बढ़ गया शरीर में तो गलगंड, गंडमाला, अवरुद्ध, ग्रंथि, ठीक है, और कंठ रोग जो हो जाएंगे वो सब हो जाएंगे। इससे अतिरिक्त स्फिक, गंड, थाई रीजन, इन सब में वृद्धि होने का कार्य हो जाएगा। मतलब वही है, अगर मास ज़्यादा बढ़ जाएगा तो शरीर में जितने ये रीज़न बताए इन सब में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और मास कम हो जाएगा तो शरीर में हल्कापन आ जाएगा, तो शरीर का जहाँ जहाँ मास चाहिए होता है वहाँ कमी आ जाएगी। अब मांसाहार पुरुष के लक्षण बताए गए हैं, मतलब जिसके शरीर में मास नॉर्मल वैल्यू जितनी बताई है उतना है, आदमी बिल्कुल स्वस्थ है, पुष्ट है। तो चरक ने मांसाहार पुरुष के लक्षण क्या बताया है? मांसाहार पुरुष जो होता है वो उसके नेत्र मतलब आंखें, गंड, गला, हनु मतलब होता है टेम्पोरोमैंडिबल जो जॉइंट होता है ना हमारा, जो ये होता है, तो ये होता है हनु। और ग्रीवा, गर्दन, उदर, कक्ष, हाथ पैर, संधि मतलब जॉइंट्स, ये सब गुरु होंगे और शुद्ध होंगे, मांस से व्याप्त होंगे। जिस पुरुष का मांसाहार होता है वो धैर्यवान, बुद्धि, धन, विद्या, इन सब की प्राप्ति होती है। सुख, आयु अर्थात दीर्घायु को प्राप्त होता है, और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। और आचार्य सुश्रुत ने बताया मांसाहार पुरुष के जिस मनुष्य के शरीर में छिद्र जो होंगे वो बड़े होंगे और नियुक्ता होगी, मतलब शरीर में छिद्र बड़े होंगे, शरीर का भार होगा, मतलब शरीर भारी होगा, थोड़ा मांस से भरा हुआ होगा, अस्थि संधि मांस से ढकी हुई होंगी, और मांस जो होगा शरीर उससे पुष्ट होगा, शरीर बिल्कुल मांस से पुष्ट होगा, तो उसे ही मांसाहार बताया है। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।